Hello, good morning everybody. Once again I am Ashutosh with the new topic. आज हम लोग मैग्नेटिज्म में BSL लॉ का एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारा एप्लीकेशन देखे थे। आज हम लोग फिर उस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं सेंटर O पे किसी सर्कुलर करंट एलिमेंट के कारण अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, तो आपके पास सर्कुलर करंट दिया हुआ हो और तब हम अलग अलग केस में देखते हैं। तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग पहला केस ले रहे हैं। इसमें हमने एक सर्कुलर आर्क बनाया है, ठीक है, जिस आर्क से I करंट फ्लो कर रहा है। इस सर्कुलर आर्क का हम रेडियस लिए हैं R आपका रेडियस हो गया, और ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। तो अब इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका वैल्यू हो जाएगा μ0/4 पाई I इंटू थीटा डिवाइडेड बाई R। μ0/4 पाई I थीटा बाई R। ठीक है, अब ये रिजल्ट आया कैसे? तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि ये रिजल्ट हम लाएंगे कैसे। तो आपको सर्कुलर केस में याद होगा कि सर्कुलर कॉइल अगर होता है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बनता है। ये डेरिवेशन आप सीख चुके थे, तो हम उसी रिजल्ट को फिर से याद करें। जैसे यहाँ पे हम एक सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं। सर्कुलर कॉइल है, इसका सेंटर है O और रेडियस है R रेडियस का ये सर्कुलर कॉइल है, और इसमें हमने करंट फ्लो करवा दिया। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं। I करंट फ्लो करवा दिए। तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या था? तो आपको याद होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग डिराइव किए थे μ0/4 पाई, ये तो कांस्टेंट रहता था, और यहाँ आया था 2 पाई I डिवाइडेड बाई R। ओके, तो इस रिजल्ट को ये पूरे सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे, ठीक है। अब इसी कॉइल का हम थोड़ा सा हिस्सा ले रहे हैं। हम कितना हिस्सा ले रहे हैं? तो इधर से और इधर से हमने कट कर दिया। हम सिर्फ इतना हिस्सा ले रहे हैं, और ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो हम टोटल हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हम पूरे सर्कुलर कॉइल का एक सर्टेन हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ एक आर्क बन रहा है। ये आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? तो ये आर्क थीटा एंगल बना रहा है। तो अब इस रिजल्ट को हम यूज करें कि अगर हम टोटल लेते हैं, टोटल सरकमफ्रेंस लेते हैं, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? तो सेंटर पे एंगल बनेगा 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई एंगल जब बनता है तो रिजल्ट इतना आ रहा है μ0/4 पाई 2 पाई I/R, ठीक है। तो टोटल एंगल 2 पाई बने तो फील्ड इंटेंसिटी इतना है। तो हम उस हिसाब से निकाल सकते हैं कि अगर सेंटर पे एंगल थीटा हो तब क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। बस सेम रिजल्ट को हम लोग यूज करें कि 2 पाई एंगल बनाते हैं। ये आर्क जो टोटल सरकमफ्रेंस है आपका, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई एंगल बनाएगा। तो 2 पाई एंगल जब बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या है? तो μ0/4 पाई 2 पाई I डिवाइडेड बाई R। ओके, तो अगर यूनिट एंगल बनाइएगा तो क्या होगा? तो हमको 2 पाई से भाग देना होगा। तो 2 पाई से जब भाग देंगे तो ये 2 पाई हट जाएगा, तो बच जाएगा μ0/4 पाई I/R। ओके, और अगर हम ये आर्क जो थीटा एंगल बना रहा है सिर्फ उतना एंगल ले लें, तो थीटा एंगल जब ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको आ जाएगा μ0/4 पाई I थीटा डिवाइडेड बाई R। ओके, तो ये रिजल्ट आपको आ गया μ0/4 पाई I/R। आप याद रखेंगे μ0/4 पाई I/R, और जितना एंगल सेंटर पे बने उस एंगल से आप गुना कर लीजिए।
तो हम लोग देखें μ0/4 I/r ये आपका जनरल रिजल्ट होगा, और जितना एंगल बनाया जाएगा आर्क के द्वारा सेंटर पे, उस एंगल से हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा जो एंगल है वो नीचे अगर थीटा दिया हुआ हो तब क्या हो। यहाँ जो आर्क जो एंगल बना रहा था वो ऊपर थीटा एंगल बन रहा था, अब हम लोग नीचे एंगल बना के देखते हैं। तो अब क्या करते हैं कि आर्क हम सिलेक्ट करते हैं। अब आर्क हम सिलेक्ट किए, इतना बड़ा आर्क लिए, ठीक है, रेडियस आर ले लिए, लेकिन जो एंगल ले रहे हैं वो एंगल, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और एंगल नीचे का एंगल दे रहा है, ये एंगल हम थीटा ले लें। ओके, तो ऊपर वाला एंगल कितना बच जाएगा, तो ये एंगल 2π में से घटा लेंगे, 2π माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप अब जनरल जो रिजल्ट आया है μ0/4 I/4 ये हम याद रखेंगे I/r, और जो एंगल बनता है उससे हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ एंगल बन रहा है 2π माइनस थीटा। ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बन रहा है। पिछले केस में ये एंगल था थीटा, अब इस केस में ये एंगल है 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा से गुना कर लेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो हम एक ही रिजल्ट याद रखेंगे कि आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर, और उससे हम यूज कर सकते हैं। तो ये सेकेंड केस हो गया। अगर सेमी सर्कुलर आर्क होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर आर्क में केस बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब सेमी सर्कुलर आर्क है, यहाँ से यहाँ तक हम आर्क ले रहे हैं, तो अब यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये 180 होगा, मतलब पाई हो जाएगा, तो पाई से गुना कर लेंगे सिर्फ। तो μ0/4 I/r, ये टर्म तो आपका पहले से है और इसमें हम पाई से गुना कर लिए, तो μ0 I/4r आ गया, पाई से पाई कट गया, तो μ0 I/4r। या यूँ याद रखें कि पूरे सर्कुलर कॉइल के कारण कितना रिजल्ट आता है, तो पूरा सर्कुलर कॉइल था तो μ0/4 2π I/r आता था, 2π I डिवाइडेड बाई r, और ये सेमी सर्कुलर है तो हाफ रीजन है तो इसका आधा हो जाएगा फिर, तो हाफ से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 2 कट जाएगा, तो πI/r आपके पास बच जाएगा। तो सेमी सर्कुलर आर्क के केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगर सेमी सर्कुलर आर्क नहीं लेके 3/4 ले रहे हैं, 3 हिस्सा ले रहे हैं, 3/4, तब क्या रिजल्ट आएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ हम लोग सर्कुलर आर्क का 3/4 मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, एक हिस्सा को कट कर दे रहे हैं। ये अगर आप पूरा बनाएंगे सर्कुलर आर्क, पूरा सर्कुलर कॉइल बनाएंगे तो ये 4 हिस्सा बनेगा, तो 4 हिस्से में से हम 3 हिस्सा ले रहे हैं। तो अब देखिए कि ये जो आर्क हम ले रहे हैं वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल बना, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो या तो हम 2π में से ये एंगल घटा लें, तो देखिए एक्चुअली ये कितना है, तो 1/4 π/2 बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 3/4 है यहाँ, तो 3π/2 एंगल बनेगा, 3π/2। तो 3π/2 से हम गुना कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो μ0/4 I/r, ये तो जनरल रिजल्ट है ही, इसमें हम 3π/2 से गुना कर लें। तो एक तरीका ये हो गया कि 3π/2 से हम गुना कर लें। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि आप फिर सो टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल है 2π, टोटल एंगल में से आप ये एंगल घटा लें तो रिमेनिंग एंगल में निकल जाएगा। तो टोटल एंगल है 2π और 2π में से हम इस 90 डिग्री को घटा लें, तो 2π माइनस π/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यही 3π/2 आएगा आपको, आएगा। तो
एक तरीका ये हो गया कि हम टोटल एंगल में से 90 घटा लें। दूसरा तरीका हुआ कि एक क्वार्टर चूँकि 90 एंगल बनाता है तो 3 क्वार्टर 3 × 90 डिग्री यानी 3π/2 एंगल बनाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे 4 × 2 तो 8 आ जाएगा, 3μ0I/8r ये रिजल्ट हो जाएगा अगर 3 क्वार्टर फॉर्म में दिया हुआ हो तब। ये चौथा केस हो गया। अब हम लोग फिर आगे केस को देखें। सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क रहे, पूरा सर्कुलर रहे, तो ये तो रिजल्ट पहले से हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर ही चुके हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पूरा आर्क दिया हुआ है, ये पूरा सेमी सर्कुलर नहीं पूरा सर्कुलर है, सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, ये रिजल्ट ऑलरेडी आपको पता है, μ0/4π 2πI/r। 2π से अगर इसको काट ले 2 टाइम्स तो μ0I/2r भी रिजल्ट हम लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट तो पहले से ही डिराइव्ड है, इसी रिजल्ट पे हम लोग सारा बाकी स्पेशल केस देख रहे थे। तो ये 5वां केस हो गया जो ऑलरेडी पहले से डिराइव्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट केस को देखते हैं। अब कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप हो जो एक ही प्लेन में हो। देखिए कंसेंट्रिक मतलब दोनों ही लूप का सेंटर एक ही, एक लूप यहाँ ले रहे हैं जिसका रेडियस दिया हुआ है r1 पहला लूप, और दूसरा लूप है r2, दूसरा लूप है जिसका रेडियस r2 ले रहे हैं, ये सेकेंड लूप हो गया। लेकिन दोनों का सेंटर एक ही है, इसीलिए कंसेंट्रिक, दोनों का सेंटर एक ही है। कंसेंट्रिक अब कोप्लेनर एक ही समतल में है, मान लीजिए हॉरिजेंटल प्लेन में ही रखे हुए हैं इसको या वर्टिकल प्लेन में रखे हैं। तो दो कोप्लेनर हो, कंसेंट्रिक हो, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी एक ही दिशा में हो रहा हो। इसमें भी करंट इस दिशा में है I करंट, और इसमें भी करंट I करंट एक ही दिशा में है। दोनों में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करंट फ्लो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो दोनों ही केस में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब दोनों के कारण सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना होगा। तो हम पहला केस लेते हैं जब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, दोनों में एक सेम नंबर ऑफ टर्न्स है। इसमें अगर हम n टर्न्स मानते हैं तो इसमें भी n टर्न्स ही है, तो दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स सेम है। तो आप पहले के कारण निकालिए। तो पहले के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो पहले का रेडियस है r1, तो क्या रिजल्ट आता है μ0/4π 2πI। 2πI अब इसको हम अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पहले के कारण आएगा μ0/4π 2πI डिवाइडेड बाय r, ये मेरा जनरल रिजल्ट है ऑलरेडी। तो पहले का रेडियस है r1, तो r1 से हम गुना कर दिए, μ0/4π 2πI डिवाइडेड बाय r1। ये पहले कॉइल के कारण है जब सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स होता, एक कॉइल का एक ही टर्न होता। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो हम इसमें n से गुना कर लेंगे। ये पहले कॉइल के कारण हो गया, n से गुना कर लिए, ठीक है। μ0/4π 2πI डिवाइडेड बाय r1 और n से गुना कर लिए, ये पहले कॉइल। अब दूसरा जो कॉइल है उसके कारण निकालिए, तो इसके कारण भी रिजल्ट उतना ही होगा, μ0/4π 2πI बाई, अब इसका रेडियस, तो इसका रेडियस r2 है तो r2 हो गया। ये जब एक टर्न होता और n टर्न्स है तो n टर्न से गुना कर लिए। अब देखिए दोनों में करंट एक ही दिशा में है, तो दोनों के कारण जो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी भी दिशा एक ही होगी। और कौन सी दिशा होगी, तो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, ये आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर निकलता हुआ होगा इस पॉइंट पे। तो बाहर की ओर निकलता है तो पहले कॉइल के कारण भी बाहर निकल रहा है, दूसरे कॉइल के कारण ही बाहर निकल रहा है। तो जो नेट फील्ड होगा इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो इन दोनों को हमको सिंपली ऐड कर लेना है। तो वही यहाँ पे ऐड करके डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है। देखिए μ0/4π 2πI into n, ये दोनों ही में कॉमन है, दोनों ही टर्म में। तो यहाँ बचा 1/r1, यहाँ बचा 1/r2, अगर कॉमन ले ले तो 1/r1 और 1/r2 यहाँ बच गया।
अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेम है तब, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है, मान लेते हैं कि पहले में नंबर ऑफ टर्न्स है n1, तो हमको n1 से गुना करना होगा, और दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स है n2, तो यहाँ n2 से गुना करना होगा। और जब इसको ऐड करेंगे दोनों को, तो म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा n1/r1। तो म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई कॉमन आया, तो यहाँ बच गया n1/r1 और इधर बच गया n2/r2, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देखें कि कंसेंट्रिक हो, कोप्लानर सर्कुलर लूप हो, जिसमें करंट एक ही दिशा में फ्लो कर रहा हो, तब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अब हम इसी लूप को देखेंगे जब हम करंट की दिशा को अपोजिट कर दें, ठीक है। कंसेंट्रिक कोप्लानर सर्कुलर लूप, करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब इसका कैसे रिजल्ट निकालेंगे, तो देखिए अब हम दो लूप सेलेक्ट कर रहे हैं। एक लूप है जिसमें करंट तो आई है ही, इसका रेडियस है r1, ठीक है। इसमें करंट की दिशा है एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा जो लूप ले रहे हैं, इस लूप का रेडियस है r2, और लेकिन इसमें जो करंट फ्लो करे इसका रेडियस है r2, लेकिन इसका जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब पहले हम दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स सेम ले लेते हैं कि इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स सेम है और इसमें दोनों में इक्वल है, इसमें भी n टर्न्स है, इसमें भी n टर्न्स है। तो पहले के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकाली, तो पहला जो कॉइल है उसके कारण रिजल्ट आएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाय n। सॉरी ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप पहले के कारण निकालिए यहाँ पे। तो म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई बाय रेडियस, तो r1 ये आ गया, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो n से हम गुना करेंगे, ये रिजल्ट आया। और दूसरे के कारण आएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई बाय, इसका रेडियस है r2 और नंबर ऑफ टर्न्स है n, ठीक है। अब देखिए चूंकि करंट इसमें अपोजिट दिशा में है, तो हमें पहले b का डायरेक्शन निकालना होगा, तब हम डिसाइड करेंगे कि नेट रिजल्टेंट किधर होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर हम राइट हैंड थंब रूल को लगाते हैं तो b का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आउटवर्ड डायरेक्शन ये आ गया, आउटवर्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर, और ये जब हम ऊपर वाले कॉइल के कारण क्लॉकवाइज के कारण निकालेंगे, क्लॉकवाइज करंट के कारण, तो ये इनवर्ड चला जाएगा। तो एक वेक्टर ऊपर की ओर है, ठीक है, म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई n बटा r1 उसका वैल्यू है। दूसरा वेक्टर भीतर की ओर है और इसका वैल्यू है म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई n डिवाइडेड बाई r। और देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बाकी सारा टर्म कॉमन है, एक ही है, म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई n, सब में दोनों में एक एक बदल रहा है r1 और r2। तो r1 छोटा है, r2 बड़ा है, तो r1 छोटा है तो ये फील्ड बड़ा होगा, ये फील्ड बड़ा हो जाएगा, तो इस बड़े में से इस छोटे को घटाना होगा, ठीक है। तो बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे तो आ जाएगा रिजल्ट म्यू 0/4 पाई आई n, ये कॉमन टर्म है, और 1/r1 में से 1/r2 घटा लेना होगा, तो 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया आपको नंबर ऑफ टर्न सेम है तब, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होगा तो क्या होगा, तो डिफरेंट टर्न्स होगा तो हम लोग सेम काम करेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान ले पहले में n1 है और दूसरे में n2 है, तो पहले में n1 से गुना करेंगे, दूसरे में n2 से गुना करेंगे, तो पहले का रिजल्ट आ जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई बाई r1 और इंटू n1, ठीक है। और दूसरे का रिजल्ट आ जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाय r2 और इंटू n2, ये दोनों रिजल्ट आ गया। पहले के कारण फील्ड है सो आउटवर्ड आएगा ऊपर की ओर, इसके लिए डॉट साइन यूज करेंगे। दूसरे के कारण फील्ड इनवर्ड आएगा, वो नीचे हो गया, ठीक है। तो अब फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो n1 r1
माइनस N2R2, यहाँ टर्म आ जाएगा μ0/4 2πi कॉमन आ गया दोनों में, तो N1/R1 माइनस N2/R2, ये आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब हम लोग फिर आगे के केस को देखते हैं कि अब कंसेंट्रिक लूप है, लेकिन देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनका जो समतल है, देखिए ये दोनों एक दूसरे पे कंसेंट्रिक है, तो दो लूप लेते हैं, एक दोनों का सेंटर वही है। एक लूप मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है, और दूसरा लूप जो है ये आपका वर्टिकल प्लेन में, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन दोनों का सेंटर एक ही है। तो सेंटर एक ही है, तो पहले लूप के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकाली, पहला लूप जो हम वर्टिकल ले रहे हैं, तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस दिशा में होगा, जिसको हम लिख रहे हैं B1, ठीक है। तो B1 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग पहले ही रिजल्ट को याद करेंगे। सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे रिजल्ट क्या आता है, तो μ0/4 2πi डिवाइडेड बाई r होता है, तो रेडियस दोनों का r ही ले रहे हैं, तो करंट है सो I1 है, तो μ0/4 2πi1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है, ये पहले के कारण फील्ड इंटेंसिटी। ओके, फिर दूसरा जो कॉइल है, दूसरा कॉइल नंबर 2, इसके कारण निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इस दिशा में होगा B2, ठीक है। ये हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो आउटवर्ड होता है, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड हो गया, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर हो गया आउटवर्ड। तो B1 और B2 दो आ गया दोनों कॉइल के कारण, तो B2 का वैल्यू फिर उतना ही होगा μ0/4 2πi2, अब करंट है तो 2πi2/r, ठीक है। अब नेट फील्ड सेंटर पे निकालेंगे, तो अब दो वेक्टर है B1 B2 और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि दो वेक्टर जो 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा √B1² प्लस B2²। ओके, आप दो वेक्टर के सम के फॉर्मूला को भी यहाँ यूज कर सकते हैं, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। चूंकि यहाँ एंगल 90 है, cos 90 0 होगा, तो इधर का टर्म खत्म हो जाएगा, तो सीधे √B1² प्लस B2² हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो μ0/4 दोनों में कॉमन है ही, और बाकी टर्म को काट के आप देखेंगे तो भीतर √I1² प्लस I2² हो जाएगा, और इधर बच जाएगा μ0/2r। यू कैन सॉल्व इट, इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो अगर आप दो सर्कुलर कॉइल जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, इस केस को देखें। अब मान लेते हैं कि दो कॉइल तो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। कंसेंट्रिक तो है, सेंटर एक ही है, लेकिन दोनों का जो समतल है वो एक दूसरे से थीटा एंगल पे। तो अब दोनों के कारण अलग अलग B1 B2 निकाल लें हम, और उनको वेक्टर के सम से जोड़ दें, तो √B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 cos थीटा यूज कर सकते हैं, जो एंगल दिया रहेगा, और B1 का वैल्यू तो μ0/4 2πi1/r, जो सर्कुलर लूप के सेंटर का फार्मूला होता है, उस फार्मूला को डायरेक्ट यूज कर लें, तो B1 B2 निकाल लें, और तब नेट निकालने में हम वेक्टर के सम के फार्मूला को यूज कर लेंगे, तो काम आपका हो जाएगा। ओके, तो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तब। अब मान लेते हैं, अब करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब क्या होगा, करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अलोंग द डायमीटर। अब देखिए, ये जो लूप आ रहा है, लूप हम लिए हैं, इस लूप में हम करंट को बांट दे रहे हैं। करंट को कैसे बांट रहे हैं, सो देखिए, मान लीजिए इधर एक पॉइंट लिए A और इधर पॉइंट ले रहे हैं B, ये कम्प्लीटली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। इधर से करंट आया I, और ये I अब दो हिस्से में बढ़ जा रहा है। ऊपर वाले हिस्से में I1 चला गया, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से में I2 करंट चला गया। करंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया I1 और I2 में, और ये दोनों मिलके फिर B
पॉइंट से वापस आ गया आई पे। तो अब यहाँ जो हम सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ये सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा इसको हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए I जो है करंट को आपने दो हिस्से में बांटा है, तो I का वैल्यू I1 प्लस I2 हो जाएगा। ये आपकी किरचॉफ लॉ से आप जानते हैं, ठीक है। और किरचॉफ लॉ से ही हम चलेंगे, हम A पॉइंट से B पॉइंट एक बार ऊपर वाले रास्ते से आए और किरचॉफ के लूप रूल को यूज करें। तो यहाँ से हम चल रहे हैं A पॉइंट से, तो VA और माइनस BB, मतलब A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो ऊपर वाले एलिमेंट का हम रेजिस्टेंस अगर R1 मान लें और नीचे वाले का रेजिस्टेंस R2 मान लें, तो ऊपर से रिजल्ट आएगा I1 R1। तो VA माइनस VB का रिजल्ट आ गया I1 R1 ऊपर वाले हिस्से से। और अगर हम नीचे वाले हिस्से से वायर के चलते हैं तो फिर VA माइनस VB का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ I2 R2 है, तो I2 R2। अब इन दोनों से हम I1 R1 को बराबर कर सकते हैं, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अब अगर ये करंट दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों R1 और R2 आपका बराबर है। आप यहाँ पे तार को आप डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले रहे हैं, तो दोनों ही हिस्सा इक्वल है, ठीक है। ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों इक्वल है, तो दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो R1 R2 इक्वल हो जाएगा, तो I1 I2 भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके कारण इंटेंसिटी निकालिए यहाँ पे, और नीचे वाले हिस्से के कारण इंटेंसिटी निकालिए यहाँ पे, और दोनों को जोड़ के देखिए कि रिजल्ट आपका 0 आना चाहिए। तो हम दोनों को जोड़ के देखें। तो पहले हम लोग ऊपर वाले हिस्से के कारण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से के कारण क्या रिजल्ट आएगा, तो μ0/4π 2π μ0/4π, ठीक है। और 2πI/R1 आता है रिजल्ट पूरे सर्कुलर लूप के कारण। तो ये ऊपर का हिस्सा सेमी सर्कुलर है, आधा हिस्सा है, तो 2π का हाफ कर दिए तो पाई आ गया। तो πR1/R ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से के कारण, ऊपर वाले हिस्से के कारण इसकी दिशा क्या होगी, तो इसके कारण डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। ये चूंकि क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो इस पॉइंट पे इनवर्ड आएगा। और हम नीचे वाले हिस्से के कारण निकालें, इस सेगमेंट के कारण, तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये अपवर्ड आ जाएगा। और उसका वैल्यू μ0/4π πR2/R आ जाएगा, ठीक है। देखिए μ0/4π πI1/R और μ0/4π πI2/R। एक की दिशा इनवर्ड है, एक की दिशा आउटवर्ड है। अब I1 और I2 बराबर है, ये दोनों इक्वल है, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। I1 और I2 इक्वल है, तो ये दोनों ही इक्वल हो गया। एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या कि अगर हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भीतर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 रहता है। अगर हम यहाँ पहले केस में डायमेट्रिकली अपोजिट किए थे, पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, हम अगर किसी भी दो पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई दूसरे दो पॉइंट पे, जैसे यहाँ देखिए जो हम लूप ले रहे हैं, A पॉइंट और B पॉइंट, दो पॉइंट, ये डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं है। A पॉइंट से हम I करंट को इन करा रहे हैं, ये दो हिस्से में बंट जा रहा है। ऊपर वाले हिस्से में करंट जा रहा है I1, यहाँ तक ये करंट हो गया I1, और जो नीचे वाला हिस्सा है A से B तक, इतने हिस्से में ये करंट जा रहा है I2, और इन दोनों को हम मिला के B से वापस ले रहे हैं I, ठीक है। तो I जो बताया, अब यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं, यहाँ तार को हम दो हिस्से में चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल हिस्सा नहीं है। ऊपर करंट I1, नीचे करंट I2। तो यहाँ भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे सेंटर पे, तो वो 0 आता है, ठीक है, ये हिस्सा 0 आएगा। अब मान लीजिए ये जो AB वाला पोर्शन है,
ये सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? तो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। 360 में से 2 पाई में से थीटा घटा लिए, तो हम थीटा वाला एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या आएगा? तो पहले हिस्से के कारण निकालिए, ये जो I1 करंट है इसके कारण निकालिए, तो एंगल बना रहे हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो आप रिजल्ट यूज किए थे μ0/4 पाई I/R, तो यहाँ करंट है I1, तो I1 डिवाइडेड बाई R, ये तो रिजल्ट आया और एंगल से हम लोग गुना कर लिए थे, तो एंगल बन रहा है 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा से गुना कर लिए, ठीक है। और करंट चल रहा है चूंकि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में इनवर्ड आता है, तो इनवर्ड इसकी दिशा हो गई। ये पहले हिस्से के कारण हो गया I1। अब दूसरा हिस्सा जो I2 है उसके कारण निकालेंगे, तो एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा से गुना कर लेंगे, और करंट है I2, तो I2 डिवाइडेड बाई R, अब इसमें गुना कर लिए थीटा से, ठीक है। तो ये B2 का वैल्यू हो गया। तो B1 और B2 तो निकल गया, एक की दिशा इनवर्ड है, दूसरे की दिशा आउटवर्ड, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों का हमको ग्रैंड टोटल करेंगे, तब रिजल्ट मिलेगा फाइनल। तो यहाँ भी हम लोग क्या करें, पहले किरचॉफ्स लॉ लगाएं, तो देखेंगे कि I1 R1 ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका रेजिस्टेंस हम R1 मान रहे हैं, और इसका लेंथ मान रहे हैं L1, इसकी लंबाई L1 है, और नीचे वाले हिस्से का रेजिस्टेंस है R2 और लेंथ है L2। तो ऊपर वाले के लिए लिखेंगे VA माइनस VB, तो आएगा I1 R1, तो I1 R1, और नीचे वाले हिस्से से आएंगे तो I2 R2, तो I1 R1 और I2 R2 बराबर होगा। और R1 का रेजिस्टेंस अब क्या लेंगे, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो R1 को हम लिख सकते हैं कि ये L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो KL1, और R2 को लिखेंगे तो K इंटू इसका लेंथ, तो इसका लेंथ क्या है, तो इसका लेंथ है L2, तो लेंथ हम यहाँ L2 लिखेंगे, सॉरी L1 लिखा हुआ, KL2। अब L1 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये टोटल जो दूरी है और ये जो एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, और रेडियस है इसका R, तो 2 पाई माइनस थीटा इंटू R लिख सकते हैं, आर्क लेंथ इंटू एंगल, R इंटू 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ इसको R इंटू थीटा लिख सकते हैं। इसको कहाँ से लाए हैं, तो थीटा इज इक्वल टू L/R वाले फार्मूला से आए। आर्क लेंथ जो होगा वो एंगल इंटू रेडियस के बराबर होता है, तो ये लेंथ निकल जाएगा, एंगल है थीटा और रेडियस है R, ठीक है। तो ये R थीटा हो गया, और ये R इंटू 2 पाई माइनस थीटा हो गया, ये R1 R2 का वैल्यू निकल गया। तो R1 R2 का वैल्यू हम यहाँ डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ R1 R2 का वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक की दिशा ऊपर है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट को यहाँ यूज करें, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, तो I1 हो गया R1 का वैल्यू KR 2 पाई माइनस थीटा, I2 रहने दिए, R2 का वैल्यू KR थीटा, ये सारा टर्म KR कट गया, ठीक है। तो आ गया I1 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू I2 थीटा, ये दोनों इक्वल आ गया। तो ये दोनों इक्वल आ गया I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। तो अब देखिए आपका जो B1 B2 निकला था वो क्या होगा। अब ये दोनों वैल्यू आपका इक्वल आ रहा है, I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा और I2 इंटू थीटा, ये दोनों इक्वल हो गया, बाकी सारा टर्म इक्वल है ही। तो एक की दिशा इनवर्ड है, एक की दिशा आउटवर्ड है, तो दोनों मिलके 0 हो जाएगा। इसलिए सेंटर पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वो टर्म मेरा 0 हो जाएगा। ओके, तो आप करंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें अलॉन्ग द डायमीटर, या किसी दूसरे 2 पॉइंट पे भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 हो जा रहा है अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। तो आज आप BSL लॉ का एप्लीकेशन अलग अलग केस में देखें। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताते रहें। ओके, दैट्स ओवर फॉर टुडे।